Thank you. 0 hour. Yes, you notice. Motion not drawn in proper terms not allowed. Mr. Jha. Sri Rakesh Sinha ji, 0 hour, please. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष मैन्युस्क्रिप्ट के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं। भारत की सभ्यता और संस्कृति कितनी रिच रही है, भारत की सभ्यता और संस्कृति का कितना प्रभाव रहा है, ये हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में दिखाता है। आज देश के पास नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ने लगभग 44 लाख मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठा किया है, लेकिन आज भी 95% मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेटेड नहीं है। और एक अनुमान के अनुसार इस देश के पास देश और विदेश में लगभग 40 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि यूरोप के पास 2 लाख मैन्युस्क्रिप्ट है और भारत के पास 40 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट है। इस मैन्युस्क्रिप्ट का क्या महत्व है, इसका एक मैं उदाहरण देता हूं। बोअर मैन्युस्क्रिप्ट 144 साल से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है। यह चीन में बोअर नाम के एक आर्मी ऑफिसर ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को खरीदा था और यह बोअर मैन्युस्क्रिप्ट 144 साल से जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है, यह दिखाता है कि मेडिसिनल फील्ड में और बुद्धिज्म का कितना प्रभाव चाइना में था। चीन में न सिर्फ सांस्कृतिक प्रभाव था बल्कि राजनीतिक शासन भी बुद्धिज्म का था। इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में के मेन लाइब्रेरी में हमारा 35,000 मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। इसी तरह से पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो में लगभग 35,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड ऐसे देशों में लगभग 50,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट जो 2003 में शुरू हुआ था, जो एक अच्छा काम किया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने शुरू किया था। 47 के बाद से लगातार 2003 तक मैन्युस्क्रिप्ट का जो उपेक्षा हुई, उसके कारण बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट नष्ट हो गए, खो गए। मैं 3 बातें यहाँ रखना चाहता हूँ। पहली बात कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के ट्रांसलेशन की गति बढ़ानी चाहिए और ये मैन्युस्क्रिप्ट भारत की सभ्यता संस्कृति का वह स्वरूप प्रस्तुत करता है। जैसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, वहाँ पर 4500 महाभारत के मैन्युस्क्रिप्ट विद्यमान हैं। इसी तरह से 30 ऋग्वेदा के मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ विद्यमान हैं। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में 1,40,000 मैन्युस्क्रिप्ट है। देश भर में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वह मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ पास्ट को ही नहीं दिखाता है बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का एक स्वरूप प्रस्तुत करता है, जो पूरे विश्व में जो आज विमर्श सभ्यता की विमर्श चल रहा है, ये मैन्युस्क्रिप्ट भारत की उस प्राइमेसी को स्थापित करने में मदद करेगा। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से सरकार से कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्टडी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर की स्थापना की जाए, जिससे कि व्यापक स्तर पर ये कुछ कुलीन स्कॉलर तक सीमित नहीं रहकर मैन्युस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन, उसका अध्ययन और विदेशों में जो मैन्युस्क्रिप्ट विद्यमान है उसको भारत लाने की कोशिश की जाए। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति वर्तमान और भूत और भविष्य तीनों निहित है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। Sir, thank you, sir, for giving this opportunity to raise an important issue. The Honorable Railway Minister is also here. I draw the attention of the Honorable Railway Minister in this issue because there is a lot of confusion in the state of the people of Andhra Pradesh. The erstwhile state of Andhra Pradesh was bifurcated in the year 2014, and in pursuance of the provisions of the Reorganization Act, the central government shall take all necessary measures enumerated in the 13th schedule and progress and sustainable development of the successor states within a period of 10 years from the appointed date. In the 13th schedule, under the heading of infrastructure as item number 8, it has been stated, Indian Railways shall within 6 months from the appointed day examine establishing a new railway zone in the successor state of Andhra Pradesh and take an expeditious decision thereon. The government had took a decision in this regard, and the then Honorable Railway Minister Sri Piyush Goyal announced on 27/2/2019 new railway zone, the South Coast Railway Zone will be set up headquarters at Visakhapatnam. This was in 2019. Now we are in 2021. In reply to one of my parliamentary questions, the Honorable Railway Minister has stated, detailed project report for setting up new South Coastal Zone submitted by the officer on special duty
is currently under examination of the board. As on the date of the status of the project is not known. This has created anxiety in the minds of the people of Andhra Pradesh. The approximate amount required for setting up and making the new declared zone operational is 175 crores. But the central government allocated only 3 crores. This was the case in last year. But this year, to everybody's surprise and dismay, there was no announcement in the union budget in this regard. This has created doubts in the minds of everyone. On 8/12/2021, the Honorable Railway Minister has given an answer in the star questions raised in the Lok Sabha that whether any railway board, the detail of the railway zones operating in the country. The Honorable Railway Minister has furnished 17 railway zones. The another question, whether the government proposes to sanction more railway zones on the basis of requirement and demands of the state governments. The reply is no. In view of the statement made by the Honorable Railway Minister in the Lok Sabha, now there are approaches going on in the state of Andhra Pradesh, and the people are also agitating with regard to the railway zone, which was already announced by the Honorable then Railway Minister, Sri Piyush Goyal. I request the Honorable Minister to clarify the issue and to clear the doubts of the public in the minds of the public in the state of Andhra Pradesh. Apart from that, to allocate some important funds to the creating railway zone in the Visakhapatnam. I require a clarification if it is possible. Your time, you over, Ravindra Kumar ji. Please. Honorable Chairman, sir, whatever commitments have been made under the AP Reorganization Act, sir, those commitments are being fulfilled. There is a little bit of time which is the entire DPR preparation, because railway is not a geographical entity, sir. The entire thing has to be decided as per the tracks and as per the most efficient movement of goods. So whatever commitments have been made will be made. There is absolutely no doubt on that. The question that Honorable Member is referring to has a very different context, in which what is the performance of the existing zones was asked. So that is the reason, sir. Please don't have any doubt or any doubt in your mind, sir. It's a very clear. Thank you. Thank you. माननीय श्री प्रशांत नंदा जी, माननीय प्रशांत नंदा जी. Thank you, sir. I would like to speak on matters relating to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. This Yojana is for the welfare of the farmers, and I would like to suggest some operational guidelines which will be real benefit to the farmers. Sir, as per section 21.5 of revamped operation guidelines of PMFBY, perils like hailstorm, inundation, landslide, cloudburst, natural fire due to lightning, etc., have included under risk scenario of localized calamity. Sir, however, as mentioned at section 21.5.10, loss to crops like paddy, sugarcane, jute, and mesta due to inundation are not included under this provision, as they are considered hydrophilic crops. This provision is not rational because, sir, as you know, longer duration of inundation, especially at critical growth stages, will definitely affect the yield of such crops. It is pertinent to mention here that because of such exclusion, the paddy growing farmers, who account for more than 95% of the insured farmers, are deprived of the benefits of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. In case of loss to their crops because of inundation, Government of India has earlier been moved in this regard, and the matter was also discussed during 6th National Level Monitoring Committee meeting. Hence, it is requested for appropriate change in the operational guidelines for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana as per the provision of section 5.2.5 of the revamped operational. The loss of crop due to attack by wild animals can be covered under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. However, it has been mentioned that the state government may provide premium subsidy for the risk coverage.
It is requested that the Government of India should consider sharing a premium subsidy as being done for all other cases. Similarly, with regards to administrative expenses of the scheme, Section 14.1, it has been mentioned that states should make provision of 3% of the total budget of the scheme. Unlike premium subsidy, this is not being shared by the Government of India. On the other hand, state government provides all logistic support for the implementation of the scheme and bears its cost. I ask the Government of India through you, sir, that the administrative cost should. धन्यवाद माननीय प्रशांत नंदा जी, आपका समय खत्म हो गया। थैंक यू, थैंक यू। माननीय रेवती रमन सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण सवाल सदन के माध्यम उपस्थित करना चाहता हूं। मान्यवर, इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज संभवतः सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में एक है, लेकिन मान्यवर दुर्भाग्य की बात है, ये सरकार लगातार मेडिकल कॉलेजेस खोलती जा रही है, लेकिन उसमें सुविधा के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में हार्ट तक का ऑपरेशन नहीं हो सकता है, कैथ लैब वहाँ पर है ही नहीं है, उसके लिए डॉक्टर भी नहीं है, और उसके लिए मानवर लोगों को या तो पीजीआई जाना पड़ता है या केजीएमसी जाना पड़ता है या तो फिर वहाँ जाना पड़ता है, आपके ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली आना पड़ता है। मानो इतनी गंभीर स्थिति है। हमने पिछली सरकार में माननीय यूपीए 2 के समय में गुलाम नबी आज़ाद जी से कह के वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुलवाने का काम किया था। उस अस्पताल में मानवर कई विधा की वहाँ पर व्यवस्था थी, जैसे उसमें हार्ट का ऑपरेशन, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर, एंडोक्रोनोलॉजी, न्यूरो ब्रेन सर्जरी सुविधाएं आदि थी। लेकिन माननीय मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 7 साल हो गए, लेकिन इस सरकार ने कोरोना 1, कोरोना 2, कोरोना 3 भी आ गया, लेकिन अभी तक उस अस्पताल को ये सुविधाएं उन्होंने प्रदान नहीं किया है। मानवर इससे न केवल इलाहाबाद बल्कि आसपास के ज़िले में फ़ायदा होता है। 100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री GSY के तहत दिया गया था और 25 करोड़ रुपया माननीय अखिलेश यादव जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिया था। मानो उसके बावजूद भी ये कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया, जिससे कि जौनपुर, प्रतापगढ़, बलिया, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, बहराइच, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ के लोगों को ये सुविधा नहीं प्रदान हो पा रही। मानव मैं आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि इस पर तत्काल सरकार संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रेवती रमन सिंह जी। डॉक्टर नरेंद्र जाधव जी। Thank you, Deputy Chairman, sir, for this opportunity. Sir, in 2014, the government declared the Swachh Bharat Mission, making sanitation as one of its top priorities. Solid waste management rules in 2016, for the first time, recognized the contribution of waste collectors in solid waste management processes. Yet, disappointingly, sir, the rules do not acknowledge waste collectors as laborers. Sir, during the first phase of Swachh Bharat Mission from 2014 to 2019, inclusion of the waste worker at the ground level was missing. In the second phase, which has now been launched in 2021, and the resources are being spent, and nevertheless, the waste
worker is still missing from the picture. Sir, out of 4 million waste collectors in India, majority belongs to scheduled caste and scheduled tribe communities. They migrate to big cities in search of livelihood and get extorted and exploited. The workers have not been provided the mandatory identity cards according to the Swachh Bharat Mission Rules 2016, which can protect them from such harassment. Sir, the Swachh Bharat Mission Rules 2016 take a strictly administrative approach to solid waste management without taking cognizance of workers and their right to life with dignity. The waste collectors contribute, sir, to the environment, to the economy, and to the society by risking their own lives. But they have to struggle to live a life of dignity and respect. Sir, the government must recognize them as laborers, doing away with this exclusion and marginalization and the resultant extortion and exploitation. Thank you. Thank you. माननीय श्री नीरज डांगे जी, माननीय नीरज डांगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम कार्यक्रम पैकेज ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता बैंकिंग योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों, सफाई कर्मचारी और विशेष रूप से विकलांग वर्ग के सामाजिक और वित्तीय विकास के लिए अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना का प्रबंधन करता है। इन योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के चयनित एवं समकक्ष बीपीएल श्रेणी के परिवार को परियोजना लागत का 50% या रुपए 10,000 जो भी कम हो उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में एवं राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बहुत ही कम है। इस संबंध में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा लगातार वर्ष 2019 से भारत सरकार से अनुरोध किया जाता रहा है। भारत सरकार द्वारा लगभग 20 वर्ष पूर्व यह सब्सिडी राशि वर्ष 2000-2001 में निर्धारित की गई थी, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक है। अतः आपके माध्यम से सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, विशेष केंद्रीय सहायता के तहत ऐसे परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए योजना में अनुदान की राशि को बढ़ाकर परियोजना लागत का 50% या रुपए 1 लाख कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री जीसी चंद्रशेखर जी। Sir, thank you for giving opportunity. Sir, I would like to speak in Kannada. Please. Sir, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಾಡಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Sir, which means Karnataka, the daughter of mother of India, that this shows the great respect towards the country. Sir, ಇಂತಹ ಅಗಾಧ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಕೇಂದ್ರ ದೇಶದ 6 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಗೌರವ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲು ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಿರಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಿದ್ದಂಥ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು 3ನೇ ಶತಮಾನದ ತಾಳಿಗುಂದ ಶಾಸನ, 4ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತ 7.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಗೌರವದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28,000 ಜನರು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಸುಮಾರು 643 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು. ಆದರೆ 32 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಉಳಿದ 5 ಭಾಷೆಗಳಾದಂಥ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಒಡಿಯಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 29 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿನಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಸರ್ 2014ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 8 ಕೋಟಿ, ತೆಲುಗಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 8 ಕೋಟಿ, ಮತ್ತೆ ತಮಿಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 50 ಕೋಟಿ ಆದರೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 1208 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮಲ್ತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಈ ದೇಶದ ಲಾವಣ್ಯತೆ ಸರ್. ಸರ್, ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. At the same time, for everyone, their mother tongue is ultimate. When a language dies, sir, we lose culture, entire civilization, but also we lose people, ideas, opinion. Most importantly, we lose unique way of being human, sir. Sir, I request the central government through you, at least issue the payment, release the payment based on the population, and also see that all the languages are equal. Thank you very much, sir. Thank you. Shri Mani P. Wilson. Mani P. Wilson. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I rise to bring to the kind attention of this august House the crisis faced by the textile industry due to the price rise of cotton and yarn and hoarding of the same, leading to closure of various textiles industries in Tamil Nadu, especially in Erode, Coimbatore and Tirupur. The price rise is also affecting the textile industries situated across the country. Sir, as we know, textile industry is the second largest provider of employment after agriculture in our country, and India produces roughly about 350 lakhs bales of cotton and consume about 200 lakhs bales. The country produces about 4,762 million kilograms of yarn. The textile and apparel industry contributes about 2.3% of India's GDP. The industry also accounts for 13% of industrial production. More than 50% of the cotton and yarn is produced in Tamil Nadu, and Tamil Nadu alone contributes to about 49% of the cotton netwear exports from India. Apart from this, Tamil Nadu also caters to the domestic consumption to a large extent. However, today the manufacturers are faced with the challenge of abnormal price hike of cotton and yarn due to various reasons. Sir, no steps have been taken to prevent large-scale hoardings of yarn and cotton by certain persons. The price rise and hoarding has badly affected the sector, leading to entrepreneurs quitting the industry and has put the livelihood of more than 50 lakhs employees at risk. More than 3 lakhs migrant workers who have come from northern states and are employed in the factories of Tamil Nadu, and they will be losing their employment. Our Honorable Chief Minister has already addressed a letter to the Honorable Minister for Textiles suggesting the measures: 1, to remove the overall import duty of 11% on the cotton; 2, give priority to manufacturer over traders in procurement of cotton; 3, cut the minimum lot size in e-auctions conducted by CCI to 500 bales. Sir, there should be immediate steps taken to restrict and regulate the export of yarn and cotton till normalcy is restored, as export of finished materials will not only make the industry to survive and will save the textile industry, besides earn more foreign exchange for our country. The above suggestion has to be implemented, and apart from the same, the Union Government to take steps to check hoarding and also restrict and regulate the export of yarn and cotton till the price settles. Therefore, through this august House, I request the Honorable Minister for Textiles to intervene and take immediate steps to save the textile industry from collapse. Thank you, sir. Thank you, Wilson ji. Srimati Rajni Ashok Rao Patil. धन्यवाद सर. I would like to speak in Marathi. Please. महाराष्ट्रामध्ये केंद्र सरकारने ज्याप्रमाणे आदेश दिलेत त्याप्रमाणे एक ऑर्डिनन्स काढला सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन. त्याच्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना या सर्वांनी एकत्र येऊन त्यांनी एक त्यांच्या अधिकाराप्रमाणे आणि नियमामध्ये एकत्र राहून एक निर्णय घेतला की ज्यामध्ये घटनेच्या चौकटीमध्ये राहून 50% मर्यादेच्या आत आणि 27% ओबीसीच्या कोट्यामध्ये राहून त्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये आता एक फक्त प्रश्न राहिला होता ते म्हणजे ओबीसींना जे आरक्षण द्यायचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तर त्यामध्ये तो त्यांचा जो इम्पिरिकल डाटा जो आहे जो केंद्राने द्यायचा आहे तो केंद्र सरकारने तो डाटा न दिल्यामुळे तेवढा फक्त प्रश्न राहिलेला शिल्लक राहिलेला होता आणि तो डाटा न आल्यामुळे त्यांनी एक अधिनियम काढला आणि त्या अधिनियमाच्या खाली त्यांनी निवडणुका डिक्लेअर केल्या. त्या निवडणुका चालू झाली प्रक्रिया
आणि आज महाराष्ट्रामध्ये त्या निवडणुका सुरू झाल्यानंतर आज आमच्या महाराष्ट्रामध्ये नगरपंचायतीच्या निवडणुका सुरू झाल्यानंतर त्या निवडणुकीला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली आहे आणि अतिशय गोंधळाचं सरनिर्माण वातावरण झालेलं आहे. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये 3-4 निवडणुका ज्या ओबीसी समाजासाठी राखीव ठेवलेल्या होत्या त्या निवडणुकीला स्थगिती आलेली आहे आणि त्यामुळे त्या स्वतःच्या हक्कापासून ओबीसी समाज हा वंचित राहिलेला आहे. महाराष्ट्र हा पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून जाणला जातो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा म्हणून महाराष्ट्र जाणला जातो. शाहू फुले आंबेडकरांचा विचारांचा महाराष्ट्र म्हणून जाणला जातो आणि या महाराष्ट्रामध्ये जर ओबीसी एवढा मोठा समाज असताना त्यांना जर त्यांच्या अधिकारापासून वंचित राहावं लागलं असेल तर कुठेतरी केंद्र सरकारने याचा विचार केला पाहिजे. आणि आज आई जीव देईना आणि बाप भीक मागू देईना. आज आम्हाला केंद्र सरकार एम्पिरिकल डाटा देत नाही आणि सुप्रीम कोर्ट आम्हाला निवडणूक लढू देत नाही. अशी जर परिस्थिती कुठे तयार होत असेल तर कुठेतरी केंद्राने याचा विचार केला पाहिजे अशी आमची आपल्याला विनंती आहे. या महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण हे नेहमी म्हणायचे की या समाजाची रचना जी आहे आमच्या समाजाची रचना ही एखाद्या गाडग्यावर गाडगी उतरंड आहे त्या उतरंडीप्रमाणे आहे आणि सगळ्यात मोठं गाडगं जे आहे सगळ्यात मोठा समाज जो आहे तो खालच्या गाडग्यामध्ये आहे आणि सगळ्यात मोठा जो आमचा बहुजन समाज आहे दलित समाज आहे जो उपेक्षित समाज आहे तो सगळ्यात खाली पसलेला आहे आणि त्या खालच्या गाडग्यातल्या समाजाला न्याय देण्याचं काम या पुरोगामी महाराष्ट्राने सातत्याने केलेलं आहे आणि ते न्याय देण्याचं काम करण्यासाठी या महाराष्ट्रातले सर्व नेते आमचे पुढे झालेले आहेत. ते न्याय देण्याचं काम जर करायचं असेल तर केंद्र सरकारने पुढे होऊन कुठेतरी हा एम्पिरिकल डाटा दिला पाहिजे आणि तो दिल्याशिवाय येणाऱ्या आमच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या निवडणुकांना आम्ही त्यांना न्याय देऊ शकणार नाही. ओबीसी समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर एम्पिरिकल डाटा देणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि तो डाटा दिल्याशिवाय ज्या उद्देशाने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा महाराष्ट्र उभा करण्याचं ठरवलं ज्या उद्देशाने थँक्यू टाइम इज ओव्हर थँक्यू युअर टाइम इज ओव्हर नॉट गोइंग ऑन रेकॉर्ड नाउ Please, your time is already over. Thank you. Shri K.C. Ramurthy ji. Shri K.C. Ramurthy. Sir, thank you, sir. So my zero hour is with regard to the need to pay more attention towards the psychiatric disorders, sir. So the ancient science of yoga emphasizes on Chitta Vritti Nirodha. It means to calm oscillation of mind toward stability. So National Mental Health Survey talked about mental, neurological and substance use problems. As per one estimate, sir, nearly 160 million people in the country need mental therapy, whereas only about 30 to 35 million are seeking advice and taking care. Secondly, sir, National Mental Health Survey also revealed that India has 0.75% psychiatrists per 1 lakh population, whereas the desirable number is 3 per 1 lakh of population, sir. Sir, as per an estimate of Government of India itself, we need around 13,000 psychiatrists but have just 3,500. We need 20,000 clinical psychologists but only a little more than 1,500 available, sir. We need 35,000 psychiatric social workers but we have only 2,000. We need 30,000 psychiatric nurses but only around 2,500 are available, sir. So the shortage is primarily due to psychiatrists and psychiatric workers moving abroad for greener pastures. It is not out of place to mention that US and UK have more number of Indian psychiatrists than our own country. Secondly, sir, undergraduate medical courses in the country hardly focus on psychiatry and psychology subjects and the exams on this subject are not rigorous. Thirdly, there are not enough seats at medical PG level and secondary level also. In view of the above, I request Government of India intervention to bring in better awareness among people on the need to consult psychiatrists in need and efforts should be made to remove the stigma attached to mental illness. Sir, increase the number of seats in psychiatry at various levels and encourage the students who take psychology as a subject. So provide the services of psychiatrists in all district and other important hospitals. Further, sir, increase access to mental health services and improve workplace environment. So this is the need of the hour and very important aspect. I request the Government of India to give a serious concern on this particular issue. Sir, thank you very much. Thank you, K.C. Ramurthy ji. माननीय श्री KTS तुलसी जी. माननीय KTS तुलसी.
Thank you, sir, for giving me this opportunity. I would like to, with your permission, draw the attention of this august House to the question of manual scavenging in the country, which refuses to abate. A total of 472 deaths were recorded across the country between 2016 to 2020. Amongst them, there is the case of Rakesh, aged 40, from Mandavali, East Delhi, who entered a 15-feet deep septic tank to clean it with 2 more persons, but were unable to breathe, and shortly thereafter, they died. However, the Union Social Justice and Empowerment Minister told Lok Sabha in a written reply to a question last week that no such deaths are reported due to manual scavenging. The bigger problem is to get the government to acknowledge the problem, because till the problem is acknowledged, there can be no hope of being able to resolve it. The government says that 321 people died in the country while cleaning sewers and septic tanks, but refuses to say that this is manual scavenging. The definition of manual scavenging is contained in Section 2(1)(g) of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Rehabilitation Act. In order to evade the responsibility of having to take action under the statute, the government seems to have found an easy solution by not even acknowledging entering pits and septic tanks and dying as a result of that, according to the government, is not covered by 2(1)(g). The provision defines scavenging as a person engaged or employed for manually cleaning, carrying, disposing of, or otherwise handling in any manner human excreta. Now, septic tank obviously does fall within the definition, because part of it contains excreta. In sanitary latrines, open drain or pits. Your time is over, sir. Please conclude now. Time is over. It's for 3 minutes. Time is over. So I'll call now Mr. Sri Suresh Gopi. Sri Suresh Gopi. Thank you. Please send your name. आप माननीय सदस्य जो साथ अपने को संबद्ध करते हो अपना नाम भेज. Utmost gratitude to you, sir, for having granted me permission to raise a certain issue of public importance and also an alarming gravity. So type 1 diabetes is a condition where the pancreas does not produce enough insulin to keep appropriate sugar levels in the human body. High sugar conditions, hyperglycemia, and low sugar conditions, hypoglycemia, both are very dangerous and high risk for children. Many countries consider type 1 diabetes a disability and provide special assistance to the children with type 1 diabetes. Apparently, there are more than 3,000 such children in the state of Kerala and about or over 150,000 through the country, which is an alarming count, and this is only an approximate account of the quantum. These children require the assistance of life-saving equipment and medications such as insulin, glucometer strips, and lab tests, which are very expensive, that even a moderate family cannot afford to have it. These kids have to be given utmost care and cannot afford to have even small ailments like a simple fever.
I raise this issue on the grounds of a representation that I received from a mother whose child has type 1 diabetes. The child has been suffering for the past 4 years and his sugar levels needs to be checked at least 6 to 7 times and insulin given at least 3 to 4 times daily to maintain his insulin level. This is just one example, sir. There are approximately 150,000 children who are affected by type 1 diabetes in the whole country. Therefore, my humble suggestion through you to the concerned ministries or the government is: one, the children with type 1 diabetes may be brought under the disabled category so that they would be considered for any relaxation in getting into educational institutions or government jobs with proper atmospheric conditions. 2, bring type 1 diabetes in the list of conditions under National Policy for Rare Diseases. 3, ensure universal availability of insulin and sugar monitors to children with type 1 diabetes. 4th, your time is over, Suresh Gopi ji. Please, time is over. Please, माननीय श्री राम जी. धन्यवाद उपसभापति महोदय, और धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को भी। उपसभापति महोदय, सदियों से दबे कुचले शोषित दलित और आदिवासी समाज के साथ अत्याचार और शोषण किया गया, और इस शोषण अत्याचार को रोकने के लिए संवैधानिक कानून SC/ST एक्ट 1989 को बनाया गया। लेकिन इस कानून को बचाने के लिए दलित आदिवासी समाज एवं सर समाज के प्रबुद्ध लोगों ने 2 अप्रैल 2018 को लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक अधिकार के तहत आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिसमें देश के समस्त दलित आदिवासी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शांतिपूर्ण अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके पश्चात दलितों और आदिवासियों की पीड़ा को समझते हुए तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश के जरिए SC/ST एक्ट को पुनः बहाल किया और उसको और भी प्रभावशाली बनाया। श्रीमान जी, लेकिन इस शांतिपूर्ण बंद को बदनाम करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों ने उस आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाई, और जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में बिना उचित जांच के बंद में शामिल दलित आदिवासियों के ऊपर तमाम तरह के मुकदमे लगाए। एक एक व्यक्ति पर 5-5, 10-10 मुकदमे हुए, 25 से 30 धाराएं लगाई गईं। लेकिन श्रीमान जी, इसमें कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर 15,000 और पूरे देश के अंदर लगभग लाखों लोगों पर मुकदमे दायर किए गए। श्रीमान जी, आपसे मेरा निवेदन है कि इन आंदोलनों में सरकार ने जब उनकी बात को मान भी लिया, उनकी बात को सुन भी लिया, और इससे पहले और भी आंदोलन हुए देश के अंदर, चाहे किसान आंदोलन भी हुआ और इससे पहले राजस्थान में आंदोलन हुआ, हरियाणा में भी आंदोलन हुए। उन आंदोलनों में सरकार ने बात को सुना भी और उनकी बात को माना भी, और उस वक्त तमाम तरह के केसों को उन्हें हटाया भी गया। तो श्रीमान जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि इन आंदोलनों में शामिल SC/ST एक्ट के जो बहाल करने के जो लोग शामिल हुए थे, SC के लोग, ST के लोग, उन पर लगे मुकदमों को वापस किया जाए और इन कमजोर वर्गों के साथ भी न्याय किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से तमाम SC/ST के लोग जो हैं नौकरी से रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इस पर भी सरकार ध्यान दे, यही मेरी आपसे डिमांड है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री GVL नरसिंह राव। Thank you, Chairman Sir, for the opportunity. At the outset, I would like to compliment and thank Honorable Prime Minister, Honorable Minister for Railways for giving special attention to the development of railway projects in Andhra Pradesh. 33 new projects have been taken up, and of these 21 projects, central government is incurring 100% cost. But there are 6 projects where state government was expected to share cost of the construction, cost of new lines, but the state government has expressed its inability. So I would like to request the Honorable Minister to to engage with the state government and find innovative ways of funding them, because the state government has no funds and it has expressed its inability. Of these 6 projects, one project relates to connects Nadikudi with Srikalahasti. Both this route connects all the underdeveloped or backward regions of Andhra Pradesh, and if this project can be taken up, it will certainly help economic development of this region. And also on the Guntur-Guntakal route,
the Ministry of Railways has taken up this project at a cost of 3,600 crores. The doubling cost, and the Railways is incurring the entire cost on this. But I would like to request Honorable Minister to bring in Narsaraopet, a very important town in the in Guntur district, which is unconnected to Hyderabad, Secunderabad, the erstwhile capital of the state. And this has been a dream of people of Narsaraopet for several decades, to have train connectivity with Hyderabad. And I have inquired with the ministry, with the railways. This connection can come at a very modest cost of rupees 237 crores only, and this is also a revenue neutral project. So I request Honorable Minister to connect Narsaraopet with Hyderabad and Secunderabad railway line. And another major town which is unconnected to the railway network at all is Chilakalurpet, which is on the Vijayawada-Chennai route, and it's a major trading center. And if a project can be taken up to connect Chilakalurpet with Chennai on the one side and Hyderabad on the other side, certainly it will lead to economic development. I request Honorable Minister to explore possibility of connecting both the routes. And similarly, a large number of railway overbridges and underbridge projects have been pending implementation, though they have been sanctioned. And I request Honorable Minister to have a review with the state government and ask them to fund, because these projects are, they can really eliminate a large number of accidents that happen because of the want of these bridges. So the state government must be compelled to contribute to the construction of these railway bridges, and this is what I would request Honorable Minister. Thank you. Time is over. माननीय संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस गंभीर मामले को सदन में उठाने का मुझे मौका दिया। मान्यवर, बेटियों की सुरक्षा एक गंभीर सवाल बनी हुई है पूरे देश में, और ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरनगर का आया है मान्यवर। 17 लड़कियों को प्रैक्टिकल की परीक्षा के नाम पे 18 नवंबर को उनके गांव से ले जाया जाता है। यह कहा जाता है कि 2 दिन तुम्हें प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए रहना पड़ेगा। उनके परिवार को बहला फुसला के उन बच्चियों को ले जाया जाता है। एक निजी विद्यालय में उनको रोका जाता है मान्यवर। उनको खिचड़ी के साथ नशीले पदार्थ दिए जाते हैं और उन बच्चियों के साथ यौन शोषण होता है। यौन शोषण करने के बाद उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुमने जुबान खोली तो तुम्हारी प्रैक्टिकल परीक्षा में तुमको फेल कर दिया जाएगा। मान्यवर, वो बच्चियां घर आती हैं, अपने परिवार के पास आती हैं और बहुत संकोच से, बहुत तकलीफ से कई दिनों के बाद उनमें से एक बच्ची ने इस पूरी घटना का खुलासा किया मान्यवर। उसके बाद उसका परिवार थाने पे जाता है, एफआईआर नहीं लिखी जाती। कोतवाली में जाता है, एफआईआर नहीं लिखी जाती। एसएसपी के पास पूरा परिवार जाता है, तब जाके बड़ी मुश्किल से इस मामले में एफआईआर लिखी जाती है मान्यवर। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के इस सरकार से प्रार्थना करूंगा, कृपा करके ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिसका उदाहरण पूरे देश में दिया जा सके। 17 बच्चियों के साथ यौन शोषण मान्यवर, 17 बच्चियों के साथ। और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा सरकार से, विनम्रता पूर्वक अपील करूंगा, इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के सुनवाई की जाए मान्यवर। ये तारीख पे तारीख और 30 साल बाद जो मामलों में न्याय मिलता है, उससे न्याय के प्रति लोगों की आस्था खत्म होती है। कृपा करके इस पे तो मत बोलिए, हाथ जोड़ रहा हूं। आप गंभीर मामला है, इस पे मत बोलिए प्लीज। आप मान्यवर, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 6 महीने के अंदर जो दोषी हैं इस घटना के, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा उनको दी जाए, जिसका उदाहरण पूरे देश में बने कि ऐसी घटनाएं दोबारा करने की हिम्मत हमारे देश में कोई दिखा ना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। माननीय श्री ब्रिजलाल जी, जो भी माननीय सदस्य 0 आवर में किसी माननीय सदस्य के प्रश्न से अपने को एसोसिएट करना चाहते हैं मुद्दे से, वो कृपया नाम माननीय विषय सदस्य द्वारा उठाए गए दोनों भेज दें डेस्क पर।
Sri Brijlal ji, not present. Professor Manoj Kumar Jha, अनुपस्थित. Sri Mahesh Poddar ji, अनुपस्थित. Sri K. Som Prasad ji, अनुपस्थित. Srimati Rupa Ganguly, अनुपस्थित. Sri Kumar Ketkar, concern over contribution of manufacturing sector to GDP. Chairman, sir, thank you very much. Deputy Chairman, sir. It was announced by the BJP manifesto and also by Prime Minister later that manufacturing sector will contribute 25% of the GDP by 2025. It was estimated that by 2021, most of that will be achieved. Then the estimate was revised and it was said that it will be 16% manufacturing sector will contribute. And now it has actually been noticed that it is 13%. Not only that, more than 2,000 companies have left India, those who had come from abroad, and have stopped manufacturing altogether. It's question hour now. Question hour. We have shifted. It's 12 already. Only one Thank you. sentence. Question hour.